हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का पार्ट 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि तत्वों कहां से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, धातु कहां से प्राप्त होते हैं, या तो आपको समुद्र से मिल सकते हैं या धरती के क्रस्ट से मिलते हैं, भूपर्वत से मिलते हैं। तो उसी प्रकार कई सारे धातु कई जगह से प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम आपको कहां से मिल सकता है? सोडियम आपको समुद्री लवण से मिल सकता है। जैसे NaCl के विलयन से मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे इसमें हम लोग एक बात और देख लेते हैं कि खनिज बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन प्राप्त कहां से होता है? सोडियम NaCl से प्राप्त हो जाता है। तो यह अयस्क हो गया। एल्युमिनियम का उसी प्रकार देखे थे हम लोग। एल्युमिनियम का दो खनिज है, बहुत सारे खनिज है। वैसे हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, बॉक्साइट और क्या है, क्ले। तो बॉक्साइट जो था, बॉक्साइट यानी कि Al2O3 * 2H2O और क्ले यानी कि Al2O3 * 2SiO2 * 6H2O। ये क्ले में भी एल्युमिनियम पाया जाता है, बॉक्साइट में भी एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन फिर भी क्ले जो है अयस्क नहीं है। क्ले अयस्क नहीं है, जबकि बॉक्साइट अयस्क है। क्यों? क्योंकि क्ले को पाने के लिए बहुत ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है, इसलिए यह अयस्क नहीं है। अयस्क वही है जो कम खर्च में अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके और कम मेहनत में, ठीक है, जिसकी खुदाई कम करनी पड़े, तो वह क्या है? अयस्क है। इसका मतलब है कि सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं होते। क्या बोल्ड स्टेटमेंट है आज का? कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। देखिए ना, यहाँ पे बॉक्साइट क्या है? खनिज नहीं है, क्या है ना? तो इसका मतलब है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी जो अयस्क है वो खनिज में से ही एक है। अयस्क है जो खनिज में से ही एक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमको एक क्रस्ट मिला, ठीक है, इसमें 70% एल्युमिनियम है, ठीक है, कितना परसेंट है? 70%। और एक और क्रस्ट मिला, मान लीजिए इसमें 80% एल्युमिनियम है, ठीक है, लेकिन इसके लिए खुदाई कम करनी पड़ रही है। अब बताइए, खुदाई कम करना पड़ेगा तो कम मैन पावर लगेगा, कम साधन की जरूरत होगी, यानी कि कम खर्च लगेगा, कम टाइम लगेगा। खुदाई कम करनी पड़ेगी तो कम खर्च लगेगा ना, कम टाइम लगेगा। अच्छा, इसमें खुदाई ज्यादा करनी पड़ रही है, खुदाई ज्यादा करनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि अगर इसमें खुदाई बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है तो ज्यादा मैन पावर लगेगा, ज्यादा आदमी खुदाई करेंगे कम मिलेगा नहीं, और ज्यादा खुदाई करना पड़ेगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा खर्च लगेगा, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी कहां से होगा? तब उस समय यह अयस्क नहीं होगा, यह अयस्क नहीं होगा। क्यों? 80% एल्युमिनियम रहते हुए इससे ज्यादा नहीं है ना, फिर भी यह अयस्क नहीं होगा। उस समय अयस्क यह होगा, ठीक है, यह अयस्क हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग खनिज और अयस्क में बढ़िया से अंतर समझ चुके हैं। चलिए अब ढेर सारे एग्जांपल लेते हैं और समझ लेते हैं उन सभी को। जैसे हम लोग इधर एक धातु लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम कौन सा धातु लेते हैं? आयरन धातु ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग लोहा। लोहा को हम क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं,
ठीक है। इसके बहुत सारे ऑक्साइड अयस्क है, बहुत सारे। जैसे लोहा का खनिज है, एक है हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। दूसरा है मैग्नेटाइट, आप समझिएगा, एक है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है आयरन पायराइट, पांचवा है सीडेराइट, सीडेराइट। तो हेमेटाइट, हेमेटाइट भी खनिज है, मैग्नेटाइट भी खनिज है, लिमोनाइट भी खनिज है, आयरन पायराइट भी खनिज है, सीडेराइट भी खनिज है। लेकिन सब अयस्क होगा क्या? नहीं होगा। इसका अयस्क इसमें देखिए, हेमेटाइट में जो है, हेमेटाइट जो खनिज है सब क्या है? सबके सब खनिज। अच्छा, हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। इसके बाद लिमोनाइट फॉर्मूला होता है 2Fe2O3 3H2। नहीं, इसके बाद आयरन हाइड्राइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है FeS2। इसके बाद सीडेराइट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है FeCO3। इस सारे के सारे खनिज है, लेकिन सारे के सारे अयस्क नहीं है। अयस्क मात्र एक है, हेमेटाइट, ठीक है। बाकी के सारे खनिज है। आपको इस आयरन, देखिए आपके एग्जाम में इससे भी सवाल आ जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैग्नेटाइट क्या होता है? चुंबकीय होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है? चुंबकीय होता है। भूरा हेमेटाइट कहा जाता है, या भूरा कलर का होता है ना, इसलिए इसको भूरा हेमेटाइट भी कहा जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है। कौन सा एग्जांपल ले लिए? एल्यूमिनियम। अच्छा, इस सब को क्या करते हैं? बॉक्स के द्वारा घेर देते हैं। इसको आप बॉक्स के द्वारा घेर दो, इसको भी बॉक्स के। मान लीजिए हमने ले लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? आपको पता होगा, Al। एल्यूमिनियम का एक खनिज है जिसका नाम है बॉक्साइट। दूसरा है फेल्सपार, चौथा है क्रायोलाइट, और पांचवा है क्ले। ये सारे के सारे इसके अयस्क हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2, ठीक है। और यही इसका प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? प्रमुख अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट प्रमुख अयस्क है। इसके बाद फेल्सपार की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है KAlSi2O3। अगर अभ्रक की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है K2O Al2O3 3SiO2 6H2, ठीक है। अगर बात करें क्ले की तो क्ले का फॉर्मूला हम लोग अभी देख चुके हैं, क्या होता है? Al2O3 SiO2 3H2, राइट। और यदि बात करें क्रायोलाइट की, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6। ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है, यह क्ले का फॉर्मूला है, यह अभ्रक का फॉर्मूला है, यह फेल्सपार का फॉर्मूला है, और यहाँ पे बॉक्साइट का। एक और अयस्क होता है, देखिए यह बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट में से जब जल के अणु को हटा दीजिएगा तो बनता है कोरंडम। क्या बनता है? कोरंडम।
ठीक है, यानी कि क्या बच जाएगा, केवल Al2O3। यह किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, हमने फेरस का अयस्क देखा, लोहा का अयस्क देखा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट और सिडराइट। इसमें अयस्क कौन सा है, केवल हेमेटाइट। क्यों, क्योंकि उसमें 70% Fe पाया जाता है। एल्युमिनियम में देखा सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा मिला बॉक्साइट, यानी एल्युमिनियम का प्रमुख बॉक्साइट कौन सा है, प्रमुख अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट। ठीक है, चलिए और कुछ तत्वों के हम लोग अयस्क देख लेते हैं। इसके बाद बात करें कॉपर की। ठीक है, कॉपर का संकेत होता है Cu। इसके बहुत सारे खनिज हैं, जैसे सबसे पहला आ गया आपका कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। और इसके बाद आता है कॉपर पाइराइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuFeS। अगला है क्यूप्राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। इसका अगला है मैलाकाइट। इसका फॉर्मूला होता है CuCO3N2CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद है एज़ुराइट। इसका फॉर्मूला होता है 2CuCO3N2CuOH का होल ट्वाइस। बस यहाँ पे टू लगा देना है। ठीक है, अगर जिंक की अगर बात करते हैं तो जिंक का संकेत होता है Zn। जिंक का बहुत सारा अयस्क है। सबसे पहला है जिंक ब्लेंड, यह इसका अयस्क है, यह खनिज है लेकिन अयस्क भी है। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है जिंक ZnS, जिंक सल्फाइड। ठीक है, दूसरा है जिंकाइट। दूसरा क्या है, जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होता है ZnO। ठीक है, ZnO। तीसरा है जिंकेमाइट। इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। इसके बाद एक और खनिज है जिसका नाम विलेमाइट। इसका भी फॉर्मूला होता है, अच्छा एक बात होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है ZnCO3। अच्छा एक बात बताओ, क्या जिंकाइट में वही अशुद्धि इसमें अलग से होगा ना, जिंकाइट तो सूत्र है, अशुद्धि तो अलग से होगा। जैसे 5 रुपए का सिक्का है, मिट्टी तो अलग से लगा है ना, उस पे जंग तो अलग से लगेगा ना, वैसे ही जिंकाइट में जो अशुद्धि है वह इसमें फॉर्मूला के माध्यम से हमने दिखाया है क्या, नहीं ना दिखाया है। इसलिए इसमें अलग अशुद्धि होता है, इसमें अलग अशुद्धि होता है। तो इसको कहते हैं विलेमाइट, इसको कहते हैं जिंक ZnCO3 कैलेमाइट। ठीक है, इसमें अलग अशुद्धि, इसमें अलग अशुद्धि। जैसे हम लोगों ने अभी कोरंडम देखा, क्या देखा, कोरंडम। क्या फॉर्मूला था उसका, Al2O3। देखिए ये क्या है, कोरंडम है। कोरंडम में Al2O3 में अगर हम Cr अशुद्धि मिला दे, क्या मिला दे, Cr अशुद्धि मिला दे, यानी क्रोमियम अशुद्धि हो जाए, तब यह एक रत्न बन जाता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, Al2O3 में यानी कि कोरंडम में अगर Cr क्रोमियम अशुद्धि मिला दे तो यह एक रत्न बन, Al2O3 में अगर क्रोमियम अशुद्धि मिला दे तो यह एक रत्न बन जाता है। क्या बन जाता है, रत्न जानते हो ना, जो हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो यह कौन सा रत्न बनता है, यह बनता है रूबी। ठीक है, कौन सा बनता है, रूबी। और अगर इसी Al2O3 में अगर कोबाल्ट मिला दें, कोबाल्ट अशुद्धि मिला दें, तो यह बन जाता है नीलम। देख रहे हो कितने बड़े रत्न बन रहे हैं। इसका मतलब है कि अशुद्धियों का केवल घाटा ही नहीं है, अशुद्धियों का फायदा भी है। अशुद्धि का उपयोग करके हम लोग रत्न भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अशुद्धि से
अशुद्धि कभी कभी फायदे का काम भी कर रही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। अयस्क के प्रकार। टाइप्स ऑफ पोर्स। ठीक है, तो अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो अयस्क में देखिए, अगर लास्ट में सल्फाइड लगा है तो सल्फाइड अयस्क कहेंगे, लास्ट में ऑक्साइड लगा है तो ऑक्साइड अयस्क कहेंगे, लास्ट में कार्बोनेट लगा है कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। ठीक है, जैसे इसका सबसे पहला हो जाएगा ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, ऑक्साइड अयस्क। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अभी तो आपने देखा, अभी आपने देखा क्या, Al2O3 जिसको हम कोरंडम कहते थे, और क्या देखा, हेमेटाइट Fe2O3, ये भी तो ऑक्साइड है। इसके बाद और क्या देखा हम लोगों ने, Fe3O4, मैग्नेटाइट, ये भी तो ऑक्साइड है। इसके बाद देखा हम लोगों ने जिंकाइट ZnO, ये भी ऑक्साइड है। इसके बाद हमने क्या देखा, Al2O3 N2 ये है ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड। और क्या देखा हम लोगों ने, और देखा हम लोगों ने, और हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा Cu2O, ये भी ऑक्साइड। अरे ढेर सारे ऑक्साइड वाले हैं भाई। नहीं, Al2O3 कोरंडम ऑक्साइड है, Fe2O3 यानी कि Fe2O3 यानी कि हेमेटाइट, ये भी ऑक्साइड है, Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट, ये भी ऑक्साइड है, ZnO जिंकाइट, ये भी ऑक्साइड है, Al2O3 2H2 ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड, और Cu2O यानी कि क्यूटराइट, ये भी ऑक्साइड। अब चलते हैं दूसरे अयस्क की तरफ। दूसरा है सल्फाइड अयस्क। ठीक है, इसके एग्जांपल में वैसे अयस्क जिनमें सल्फाइड पाए जाते हैं क्या होते हैं, सल्फाइड अयस्क कहलाते हैं। जैसे जिंक ब्लेंड, याद करो ZnX, आप याद कीजिए कॉपर ग्लास CuFeS2, आप याद करो Cu2OX। इसके बाद आप और याद करेंगे तो आपको याद आएगा FeS2 फेरस पाइराइट। नहीं, और आप याद करने का कोशिश करोगे तो PbS, इसको कहते हैं गेलेना, क्या कहते हैं, गेलेना। और दे याद करने का कोशिश करोगे तो पाओगे HgS, जिसको हम कहते हैं सिनेबार, ये भी तो सल्फाइड अयस्क है, PbC। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकते हैं कार्बोनेट अयस्क। क्या हो सकते हैं, कार्बोनेट अयस्क। इसलिए देखो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इन सबको अगर ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। कार्बोनेट अयस्क, तो हम लोगों ने सबसे पहला क्या देखा इसमें, हम लोगों ने देखा ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और क्या देखा हम लोग ने देखा CuCO3, इसका फॉर्मूला होता है MgCO3 CaCO3। ये सब क्या है, ये सब कार्बोनेट अयस्क हैं। अब है सल्फेट अयस्क। सल्फेट अयस्क, सल्फेट अयस्क में जैसे क्या आ जाएंगे, सबसे पहले सल्फेट CuSO4, और क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 का फॉर्मूला तो याद ही होगा, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O, यानी कि हो गया आपका सल्फेट अयस्क। या किसका फॉर्मूला था, यह फॉर्मूला था जिप्सम का, जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला है पाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क। जैसे मान लो आपको सोडियम पाना है तो आप कहोगे NaCl मिला दो सर, क्या कर दो, NaCl मिला दो, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आपको चाहिए AgCl ले लो, हॉर्न सिल्वर कहते हैं, और क्या आ जाएगा, फ्लोरस्पार आ जाएगा, यानी कि CaF2
फ्लोरोस्पान। ये क्या है? ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप प्यार से NaCl कहते हो। तो ये हो गए आपके हाइलाइट एयर्स के। इस सारे टाइप के एयर्स थे, और भी बहुत सारे टाइप के एयर्स होते हैं, लेकिन उनकी जरूरत हमें नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इन अयस्कों की प्राप्त करने की क्या विधि है। ठीक है, बिठा देते हैं इसको। तो अयस्कों की प्राप्त करने की विधि, अयस्क प्राप्त, अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि, धातु प्राप्त करने की विधि। तो इसमें अगर आप सबसे पहले जाओगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मान लीजिए आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि इस जगह पर कोई धातु है। सबसे पहले अनुमान लगाएंगे इस जगह पर धातु है, उसके बाद उसकी खुदाई शुरू होगी, भले धातु मिले या ना मिले। अनुमान लगाए होगे तो कुछ सोच समझ के ही लगाए होगे, धातु तो मिल ही जाएगी। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें खुदाई करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी, यानी कि माइनिंग। जब खुदाई हो जाएगा, खुदाई से हमें बड़े बड़े मिलेंगे पत्थर, उसी में होंगे धातु। नहीं, बड़े बड़े मिलेंगे पत्थर, उसी में होंगे धातु। तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि उसको विखंडित करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? विखंडन करेंगे, और विखंडन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। विखंडन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। सबसे पहला प्रोसेस होगा क्रशिंग, यानी कि विखंडित कर देंगे। विखंडित करने के बाद क्या करोगे? विखंडित करने के बाद उसको चूर्णीकरण करेंगे, यानी पीस देंगे। क्या कर देंगे? पीस देंगे। इसको जो है बहुत ज्यादा पीस देंगे तब ना उसका विलयन बन पाएगा, और तब ना आगे प्रक्रिया करा पाओगे। इसका मतलब चूर्णीकरण अपनाएंगे और इसको क्या करेंगे? पीस देंगे। चूर्णीकरण को अंग्रेजी में, शुद्ध अंग्रेजी में इसको कहते हैं पल्वराइजेशन। क्या कहते हैं? पल्वराइजेशन। अब बताओ, चूर्ण तो बन गया है, अब इसमें से अशुद्धि हटाना। अच्छा, एक और बात है, यहाँ से खुदाई से प्राप्त होगा, जो ऊपर से साफ करने वाला होगा कपड़ा से साफ कर देंगे या किसी पानी से धो देंगे। नहीं, तो यह हो गया चूर्णीकरण कर दीजिए। अब तीसरा में क्या कर दिए? अशुद्धि हटाने के लिए क्या करोगे? धोएंगे, साफ करेंगे, सुथरा करेंगे। नहीं, तो इसको कहते हैं हम सांद्रण। क्या कहते हैं? सांद्रण। सांद्रण में बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे हम लोग कि ऊपर ऊपर जो अशुद्धियां मिली हुई है उन सबको कैसे अलग करेंगे? सांद्रण विधि द्वारा अलग करेंगे। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। अगला विधि है चौथा नंबर। अब इसके बाद क्या करेंगे? ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। सांद्रण की विधि अपनाने के बाद इसको जो है ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ऑक्साइड में परिवर्तन कैसे किया जाता है? अगर मान लो किसी में ऑक्सीजन नहीं लगा है, अगर मान लो किसी में ऑक्सीजन नहीं लगा है तो उसमें ऑक्सीजन लगाएंगे। ऑक्सीजन लगाने के बाद क्या करेंगे? फिर से ऑक्सीजन हटा देंगे, यानी कि ऑक्साइड अपचयन करा देंगे। क्या कर देंगे? अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे तो ऑक्सीजन हटेगा, लेकिन ऑक्सीजन साथ ही हटेगा। किसके? ऑक्सीजन साथ हटेगा इम्प्योरिटी के, अशुद्धता के साथ हटेगा। जब अपचयन हो जाएगा तो आपको 90 to 95% शुद्ध मिल जाएगा। इसके बाद वाली शुद्धता आएगी शुद्धिकरण के बाद, सबसे अंतिम शुद्धिकरण। इसमें आप इसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन। ठीक है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण जब आप कर दोगे तब आपकी शुद्धिकरण जब आप कर देंगे तो क्या होगा? 99.99% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ पूरी तरह से शुद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए 100% तो हम भी नहीं कर सकते। हाँ, शुद्ध करने का प्रयास बहुत ज्यादा हद तक किया जा सकता है, 99.9% या 99% जितना करना है अधिक से अधिक शुद्ध कर सकते, लेकिन 100% शुद्ध नहीं किया जा सकता है।
अब देखिए सांद्रण के विधि को कुछ और कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहते हैं, इसको वेरिफिकेशन कहते हैं, जैसे सांद्रण कहते हैं, इसको सज्जीकरण कहते हैं, प्रसाधन कहते हैं, यानी सजाना संवारना साफ सुथरा करना। जैसे आप कहीं जाते हो तो सबसे पहले सजते संवरते हो कि नहीं, ऊपर से कपड़ा ऊपर पहनते हैं। अच्छा मान लीजिए कपड़ा ऊपर से पहन लिया, अंदर गंदगी भरा हुआ है, पेट गड़बड़ चल रहा है, तो फिर क्या करोगे? अंदर की सफाई होना चाहिए कि नहीं? अंदर का सफाई करने के लिए होता है उपापचय अभिक्रिया, यानी ऑक्साइड में परिवर्तन और अपचयन अभिक्रिया। सब हो जाएगा, उसके बाद नहाइएगा, धोइएगा, फ्रेश होइएगा, सेंट मारिएगा, यानी शुद्धिकरण हो गया। अब शुद्ध हो के आप गए कहीं। उसी प्रकार धातु को भी इलाज में शुद्धिकरण द्वारा पूरी तरह से शुद्ध कर देते हैं। चलिए अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे सांद्रण करेंगे, किसी को कैसे सजाएंगे, कितनी विधियां हैं, चारों मेथड्स की बात करेंगे अगली क्लास में। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।